स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 2015 की घटना है। ग्राम जोगटा पुलिस स्टेशन चांदी, जिला भोजपुर, बिहार की एक बुजुर्ग महिला ने देर रात को मुझे रोते हुए फोन किया कि उसकी 21 वर्षीय बेटी इंदु की उसके पति ने हत्या कर दी है दहेज के कारण। वो बोली 7 अप्रैल 2015 को मेरी बेटी इंदु ने मुझे रोते हुए फोन किया था कि माँ, मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए का इंतजाम हुआ या नहीं। तो मैंने कह दिया कि बेटिया, थोड़ा तेरा शादी का कर्जा निपट जाए तो फिर मैं और भी कर्जे का इंतजाम करूंगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बेटा थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर इंदु ने तुरंत फोन काट दिया। इंदु को जब वो लोग पीटते थे तो पति के साथ जेठ जेठानी, सास ससुर सभी मिलकर पीटते थे। इंदु के माता पिता किसान हैं और उनकी 4 बेटियों में इंदु सबसे छोटी थी। मई 2013 में उसका विवाह रणवीर के साथ हुआ था। खेत बेचकर और रिश्तेदारों से कर्जे लेकर इंदु के माता पिता करीब 3 लाख रुपए का खर्चा किए थे इंदु के विवाह में। और इसके अलावा विवाह में 1 लाख कैश, 60,000 की दूध देने वाली भैंस भी दी थी, सोने के 2 कंगन, कान के झुमके, गले की चेन, अंगूठी, कमरबंद, पायल, बाजे। रणवीर को अंगूठी, कपड़े और सभी आइटम दिए थे। फर्नीचर, बर्तन और अन्य घर के जरूरत के सामान सभी दिए थे। इसके अलावा रणवीर और उसके परिवार ने 6 माह के अंदर 1 लाख रुपया और एक बाइक देने का और भी दबाव बना रखा था। 8 अप्रैल 2015 को इंदु ने रोते हुए और चिल्लाते हुए अपने दीदी और जीजा को फोन किया था। वो चिल्लाकर कह रही थी कि दीदी मुझे बचा लो, ये लोग आज मुझे जान से मार डालेंगे। दूसरी तरफ से मारपीट और गाली गलौज की आवाजें आ रही थी। और फिर 8 अप्रैल 2015 की रात को ही इंदु का पति रणवीर और जेठ धर्मवीर इंदु को गाड़ी में लिटाकर ग्राम जोगटा उसके मायके लेकर आए थे। इंदु खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जब इंदु की मां ने रणवीर से पूछा कि इंदु को क्या हुआ, कल ही तो फोन पर बात हुई थी इससे, ये तो ठीक थी। तो रणवीर बोला ये गिर गई थी, इसीलिए हम इसे सदर हॉस्पिटल आरा लेकर जा रहे हैं, कल सुबह निकलेंगे आरा के लिए। तो इंदु ने खाना भी नहीं खाया, वो बेसुध पड़ी रही। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, चेहरे पर भी। 9 अप्रैल 2015 की सुबह 4 बजे इंदु का पति और जेठ उसे उठाकर गाड़ी में ले गए और उसके बाद इंदु के माता पिता सुबह खेतों में काम के लिए चले गए। फिर 9 अप्रैल 2015 की रात्रि को दोबारा रणवीर और उसका भाई धर्मवीर इंदु को लेकर ग्राम जोगटा आए और गाड़ी से उठाकर उसे फिर दोबारा घर में लाकर लेटा दिया। इंदु की मां का कहना है कि 9 अप्रैल को इंदु की हालत और भी ज्यादा खराब थी और उसने खाना पीना कुछ भी नहीं लिया। उसका चेहरा विकृत सा दिख रहा था और चेहरे पर और शरीर पर चोटों के निशान थे। इंदु की मां का कहना है कि जब उसने रणवीर को पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो रणवीर बोला कि डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगी, बस आराम की जरूरत है। इंदु के माता पिता ने कहा कि हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि ये इंदु को लेकर कहीं हॉस्पिटल गया था। ये उसे मरणासन्न हालत में इधर उधर छुपा रहे थे और उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। खैर,
10 अप्रैल 2015 की सुबह 4:30 बजे इंदु के माता पिता खेतों में काम करने चले गए। उन्होंने देखा बच्चे सभी सो रहे थे। उसके बाद 12 बजे जब वो लोग काम से लौटे तो घर पर बाहर से ताला लगा था। जब इंदु की मां ने ताला खोला तो देखा इंदु घर पर मरी हुई पड़ी थी और रणवीर और धर्मवीर दोनों लापता थे। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे और सभी ने इंदु के शरीर और चेहरे पर चोटों के निशान देखे। लिहाजा पुलिस को कॉल किया गया और हत्या का केस दर्ज करने की बात कही गई। जब ये लोग पुलिस को बुला ही रहे थे, इतने में इंदु का पति और जेठ वहां गाड़ी लेकर आ गए और तुरंत लाश को उठाने लगे। तो इंदु के माँ बाप और सगे संबंधियों ने मना किया। उसके बाद चांदी थाने से पुलिस भी आ गई और पुलिस ने कहा कि लाश को इसके पति को ले जाने दो। इसमें हमारे पुलिस स्टेशन चांदी थाने का कोई भी रोल नहीं है। इस मामले में इंदु की ससुराल ग्राम बंसे डेहरी के सहार थाने में ही इस केस की शिकायत दर्ज होगी और रणवीर और उसका भाई धर्मवीर इंदु की लाश को लेकर भाग गए। इंदु के सगे संबंधियों ने भी उनका पीछा किया और कहा कि पोस्टमार्टम से पहले अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। जैसे ही इंदु के संबंधी इंदु की ससुराल बंसे डेहरी गांव के सहार थाने में पहुंचे तो थाना इंचार्ज ने साफ मना कर दिया कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि ये घटना तो चांदी थाने के अंतर्गत हुई है। बस फिर थोड़ी देर में ही इंदु के पति रणवीर और उसका भाई धर्मवीर अपने साथ गुंडों को लेकर सहार थाने के नजदीक आ गए और इंदु के संबंधियों जीजा वगैरह के साथ खूब मारपीट की और उन्हें गांव से बाहर भगा दिया और इंदु का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और सरेआम इंदु की चीखों को हमेशा के लिए दबा दिया गया। दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों में कुछ भले लोगों ने दूर दराज के गांवों में मेरे 1-2 पोस्टर लगा रखे हैं। तो डायरेक्ट गांव से भी कई बार पीड़ित स्वयं भी फोन कर देते हैं और मैं घटना से संबंधित वीडियो, ऑडियो और पत्र दिल्ली मंगवा लेती हूँ और कार्यवाही शुरू कर देती हूँ। प्रशासन पर दबाव डालना शुरू कर देती हूँ। हम लोग निःशुल्क कार्रवाई करते हैं। इंदु के माता पिता और जीजा वगैरह गांव वालों को लेकर फिर चांदी थाने जाने लगे, जो इंदु के मायके का थाना पड़ता है। लेकिन थाने में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस का यही कहना था कि हम कैसे मान लें कि हत्या हुई और क्या सबूत है, हॉस्पिटल के कागज दिखाओ। लेकिन इंदु के माँ बाप के पास कोई भी हॉस्पिटल का पेपर नहीं था और इंदु की मां ने पुलिस को कहा कि विवाह को अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए और मेरी बेटी इंदु की मौत हो गई है, तो कम से कम उसका स्त्री धन तो लौटाइए, जो कैश दिया था उसको तो लौटाइए। मैंने खेत बेचकर और कर्जे लेकर 3 लाख का खर्चा किया था। अगर मुझे उसका स्त्री धन वापस मिल जाता तो कम से कम कर्जा तो उतार देती लोगों का। लेकिन ये खबर जब रणवीर को पता लगी तो उसने अपने मोबाइल से इंदु के बड़े जीजा को फोन किया और उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर तुझे स्त्री धन चाहिए तो हाईकोर्ट जा, वहां से तुझे स्त्री धन मिलेगा और भाई तुम्हें जो भी करना है तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हारे पास ना कोई सबूत है और न ही तुम्हारे लिए कोई गवाह खड़ा होगा। इस केस में तुम्हारी तरफ से कोई भी खड़ा नहीं होगा और न ही कोई केस दर्ज होगा।
उसके बाद इंदु की मां ने 14 मई 2015 को मुझे पत्र भेजा और 15 मई 2015 को मैंने गृह सचिव दिल्ली और बिहार प्रशासन को पत्र लगा दिए थे। उसके बाद मैंने इंदु की मां को चांदी थाने भेजा था और दिल्ली से भी चांदी थाने में फोन किया था कि तुरंत एफआईआर दर्ज करें। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। 28 मई 2015 को एफआईआर दर्ज हुई। केस नंबर 46/15 304B 201/34 IPC। उसके बाद मैं इंदु की मां से रणवीर और उसके परिवार की खबर लेती रहती थी। उसने कहा रणवीर और उसके परिवार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और रणवीर को अग्रिम जमानत भी मिल गई और 2 वर्ष के अंदर रणवीर ने बड़ी धूमधाम से दुगना दहेज लेकर पुनर्विवाह कर लिया। अब मामला न्यायालय में है, केस गवाही पर लगा है। कोरोना के कारण इस बीच कोर्ट भी बंद रहे। मैंने इस केस में 3 रिमाइंडर भेजे और बार बार कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने की भी गुजारिश की थी। इंदु के कॉल रिकॉर्ड्स जिसमें उसने कई बार रोकर चिल्लाकर अपनी जान का खतरा बताया था, लेकिन फिर भी पुलिस बार बार हत्या का सबूत मांगती रही। कितने निर्दयी और राक्षस हो गए लोग। इसके अलावा रणवीर ने इंदु के जीजा को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि कोई स्त्री धन नहीं मिलेगा। विवाह के बाद भी जब जब इंदु मायके आती थी तो रणवीर को खुश करने के लिए 2-4, 10,000 जो भी उसकी माँ इकट्ठा करके रखती थी वो लेकर जाती थी। अच्छा, जब मैंने थाने में केस की प्रोग्रेस की बात की या जब मैंने थाने में कांटेक्ट किया कि भाई क्या प्रोग्रेस है, तो पुलिस वाले इतना चिढ़ गए मेरे से कि थाना इंचार्ज कहते थे कि एक काम करो, आप खुद ही संभाल लो हमारे थाने को। लेकिन मेरे द्वारा लगातार प्रशासन को फोन करने के बाद भी रणवीर और उसके परिवार पर कोई सख्ती से पूछताछ नहीं की गई, जबकि इस हत्या में रणवीर और उसका भाई धर्मवीर और उसकी पत्नी, सास ललझारू देवी, ससुर रामेश्वर पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इंदु की मां ने मुझे बताया था कि मारते वक्त सब मिलकर मेरी बेटी को मारते थे और धमकी देते थे कि अगर 1 लाख रुपए और बाइक नहीं पहुंची जो कि तुमने विवाह के बाद 6 महीने के अंदर देने का वायदा किया था, तो भाई तुझे तो वापस जाना होगा, हम रणवीर की दूसरी शादी करेंगे। और देखिए उन्होंने जो कहा वो किया भी। महिलाओं की सुरक्षा में इतने सख्त कानून बनने के बाद भी खुलेआम दहेज की डिमांड होती है। तिलक में इतनी भीड़ होने के बाद भी रणवीर दहेज के लिए तकाजे कर रहा था और अड़ा रहा, बिल्कुल रीति रिवाज करने तक से मना कर दिया था। तो भी लोग उसके परिवार के हाथ पैर जोड़ रहे थे। घंटों तकाजे चलते हैं दहेज की डिमांड में। भाई वहां पर क्यों नहीं जाती मीडिया? इनके वीडियो क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि सबको ही दहेज चाहिए। बेटी बेशक अपनी ससुराल में रोज दहेज के लिए मारी पीटी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वही बाप अपने बेटे के लिए दहेज के तकाजे करने को तैयार हो जाता है। आज भी सोशल मीडिया पर दूल्हे की गोद में 5 लाख 10 लाख रुपया रखकर प्रमाण के लिए फोटो खींचे जाते हैं। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
मैं हैरान हूं कि इंदु के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी और दूसरी तरफ रणवीर के दूसरे विवाह में खूब दान दहेज के साथ उसे फिर लड़की मिल गई। क्या पुलिस ने कोर्ट को कोई सूचना दी कि रणवीर ने विवाह कर लिया? और कैसे कर लिया उसने विवाह? क्या न्यायालय का कोई डर नहीं रह गया किसी को? और ये विवाह है या गाय भैंसों की खरीदारी? इतना बड़ा हादसा हो गया और हत्यारे ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। खेत बेचकर रिश्तेदारों से कर्जे लेकर दहेज जुटाया। अगर ये सब ना करके बेटी को स्कूल भेजा होता तो उसका भविष्य सुरक्षित हो पाता। बेटी को बोझ समझकर हम बिना जाने सोचे किसी को भी उसका हाथ पकड़ा देते हैं। सरेआम दहेज की डिमांड पर उसी वक्त माँ बाप को सोच लेना चाहिए कि ये विवाह सिर्फ दहेज के लिए हो रहा है। जब लड़की ने कह दिया था कि मुझे जान का खतरा है तो भी उसे मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली और बिहार प्रशासन को लेटर लगाने के बाद और 3 रिमाइंडर भेजने के बाद भी जब हत्यारे इतनी दबंगई दिखा रहे हैं तो एक आम गरीब आदमी का क्या हाल होता होगा? आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। So far I have narrated stories where I have been able to get justice for many victims and survivors. This would not have been possible without the active support of the government in general and police department in particular. But still there are many unfinished tasks and I still struggle to get justice for the victims and their families. It is a story of dowry death and indifferent attitude of police officials. A young woman belonged to a farmer family, could not give additional dowry and was tortured regularly. The farmer did not have a son, but one of his son-in-law's father tried to intervene but was humiliated. Later, in a series of torture, she subsequently died. 2 police stations, one where the incident occurred and another her in-laws' resident police station, did not want to take up the case. Subsequently, the victim's body was cremated without any post-mortem. Now the case is going on in the court. The victim's husband was remarried and leading a happy life. It's time for a wake-up call for all parents. It is their duty to educate their girl child and empower them economically so that they are not burdened and dependent. The money spent on dowry should be invested in their education. Government should try and give legal awareness programs from the school days onwards. The police reforms must take place so that good and sensible people join the police who are friendly in the ground and not only in the slogan. The ASHA workers are doing good work and they know each family members of the village. The government can also give additional responsibility to the ASHA workers of tracking the atrocity for dowry with enhanced salary, training and protection. They can play a significant role in bringing about awareness on evils of dowry and counseling role for both the families. Getting justice takes a lot of time due to large numbers of pending cases in the court. But in dowry death cases, at least the amount and goods given during the marriage may immediately return as soon as the case is filed. This is the minimum the administration can do since victim family borrows money for the marriage. I am continuing my fight
to get justice for Indu's family. But honest request is to educate the children, especially girl child, so that they are economically empowered and strengthen our country. Thank you.